So beta, our next topic is the disorder of human skeleton, in which different disorders are given in your book. But if we generally talk about the disorders of human skeleton, then we can divide the skeletal disorders into three main groups. Okay? So first is called the genetic disorders, second one is nutritional, and third one is accidental. So if we talk about the genetic disorders, then these are those disorders which we get by birth. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉर्ट एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, उसको आप देखिएगा कि व्हाट इज सॉफ्ट पैलेट और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ठीक, सो सॉफ्ट पैलेट आप देखें कि आपके अपर जॉ की जो बोन होती है जिसको आप मैक्सिला कहते हैं, दिस इज पेयर्ड बोन. ठीक है, और जो आपका होता है, क्या नाम है, पैलेटाइन बोन, जो अपर रूफ ऑफ माउथ बनाती है या बेस ऑफ नेजल कैविटी बनाती है, दैट इज आल्सो अ पेयर्ड बोन. सो इफ द इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ दीज बोन्स अकर्स, तो आप देखिए अक्सर आपको लिप के दरमियान एक कट लगा हुआ नजर आता है, दिस इज कॉल्ड अ क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है, सो क्लेफ्ट पैलेट जो है वो आपके पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी बाय बर्थ होता है. ठीक है ना. इसी तरह आप देखते हैं कुछ लोगों का फेस जो होता है उसकी बोन्स बहुत वाइडर होती हैं, जिनको आप कहते हैं एक्रोमेगैली. सो वो जो डिसऑर्डर है दैट इज हार्मोनल, लेकिन वो बाय बर्थ हो सकता है. फिर आप जाइजेंटिज्म की बात करते हैं, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज डिसऑर्डर. ठीक है, फिर आप देखिए बेटा कुछ बच्चों का जो सर होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसको आप माइक्रोसिफेली कहते हैं. कुछ का हेड बहुत बड़ा होता है, जिसको मेगासिफेली कहा जाता है. एंड इन द सेम वे माउथ फेस अगर छोटा है तो उसको माइक्रोमेगैली कहेंगे, और अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको मेगामेगैली कहते हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल दोज डिसऑर्डर्स विच आर क्रिएटेड बाय बर्थ एंड जेनेटिकली, किसी ना किसी सिंड्रोम के रिजल्ट में क्रिएट होते हैं. ठीक है, सो अगर आप इसके अलावा देखें तो हमारे पास कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्पेशली स्केलेटल डिसऑर्डर्स को कॉज करती है. ठीक, जिसमें आपने रिकेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर चिल्ड्रंस के अंदर है तो उसको रिकेट्स कहा जाता है, और अगर वो बड़ों में हो जाती है तो उसको ऑस्टियोमल्शिया कहते हैं. ठीक है, फिर इसी तरह अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेगी. देन आपके पास एक्सीडेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं. सो एक्सीडेंटल डिसऑर्डर्स यहाँ पे आपके पास कुछ गिवन है, एक स्पॉन्डिलोसिस है, शियाटिका है, आर्थराइटिस है, एंड देन हर्निएशन या डिस्क स्लिप है. ठीक, सो बेटा फर्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारे पास दैट इज द स्पॉन्डिलोसिस. आप इसको ऑस्टियोस्पाइनल आर्थराइटिस भी कह सकते हैं. इट इज मतलब ये जो डिसऑर्डर है आपके स्पाइनल रीजन में होगा, यानी वर्टेब्रल कॉलम में होगा. ठीक है, सो वर्टेब्रल कॉलम के स्पेशली उन बोन्स के अंदर विच आर आर्टिकुलेटिंग, क्योंकि जब आपका बोन जो है वो जॉइंट बनाता है तो एक्चुअली जो डिसऑर्डर्स होते हैं स्केलेटन के वो उस जॉइंट के एरिया में क्रिएट होते हैं. ठीक है, सो जो स्पॉन्डिलोसिस है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. डीजेनरेटिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है इसके अंदर वर्टेब्रा लॉस हो जाए, हो सकता है इसमें डिस्क लॉस हो जाए, या जो है वो उसका फुल मोशन उस पर्टिकुलर एरिया का लॉस हो जाए. ठीक है, सो इट इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट मे कॉज द लॉस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब उसका वर्टेब्रल कॉलम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो लॉस हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. आपके पास जो ज्यादातर एथलीट्स होते हैं उनमें ये डिसऑर्डर कॉमनली कॉज होता है. ठीक है, सो कॉजेज इसकी क्या है, स्लिप डिस्क, यानी अगर डिस्क स्लिप हो जाए तो वर्टेब्रास आपस में फ्यूज हो जाए, या उनके स्लिप डिस्क होने के रिजल्ट में जो उसका इनर पोर्शन है वो रिलीज हो जाए, और उसके साथ में जो नियर बाय नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो जाए, तो उसकी वजह से भी स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है. इंजरी, डेफिनेटली इंजरी एक मेजर कॉज है, क्योंकि हम बड़ी एक्सीडेंटल डिसऑर्डर्स रहे हैं तो इंजरी तो किसी भी इसमें क्रिएट हो सकती है. देन आपके पास इनहेरिटेड ट्रेट्स आते हैं. सो इनहेरिटेड ट्रेट्स में बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड होता है पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग्स में, वो कॉज कर सकता है स्पॉन्डिलोसिस को. ठीक है, देन स्टिफनेस ऑफ लिगामेंट्स वो भी हो सकती है. अगर लिगामेंट स्टिफ होंगे तो डेफिनेटली उसकी जो कैविटी है वो स्टिफ होगी, और यूं आपके पास जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसका लॉस हो जाएगा. देन एजिंग, वो किसी भी स्ट्रक्चरल या जो आपके पास स्केलेटल डिसऑर्डर है उसका कॉज हो सकती है.
एंड वेरी इंपॉर्टेंट पुअर पोस्चर्स, ठीक है। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमारे एक्सिस को मेंटेन करती है, सो उसका जो पोस्चर है उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बेंड हो जाते हैं या वो बिल्कुल झुक जाते हैं, सो हमें अपने पोस्चर को जो है वो स्ट्रेट रखना चाहिए और उसके लिए वो फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए जो कि हमारे पोस्चर्स को स्ट्रेट रखें या सही अपनी उस पोजिशन में कैरी आउट कर सकें। देन बेटा हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, सो स्टिफनेस एंड पेन। अच्छा, यूजुअली जो हमारे पास स्पॉन्डिलोसिस होता है ये सर्विकल होता है, ठीक है, मतलब मोस्टली ये नेक के रीजन में होता है, सो इसलिए ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो सब जो टाइप्स हैं इसकी उसके साथ मैच तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉमन सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस होता है तो इसलिए स्टिफनेस एंड पेन इन द नेक are in the other regions where it is causing, then inability to turn the head fully, हेडेक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो टाइप्स अगर आप इसकी देखें या कॉमनली अकरिंग पार्ट्स देखें जहाँ पे ये होता है, सो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस आपको पता है नेक के रीजन में होगा, थोरेसिक जो चेस्ट का रीजन होता है, लंबर एब्डोमिनल रीजन, सो यहाँ की जो बोन्स होती हैं क्योंकि ये आर्टिकुलेटिंग होती हैं, इनके अंदर वर्टिब्रल डिस्क होती है, सो यहाँ पे ये स्पॉन्डिलोसिस कॉज हो सकता है। देन हमारे पास इसके ट्रीटमेंट आते हैं, सो फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी, देन मसाज है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में स्पेशली आपका जो पोस्चर है उसकी एडेप्टेशन है, ठीक है। देन आपको पंक्चर्स हैं, योगा एक्सेट्रा है और पेन रिलीवर्स हैं जिनके थ्रू हम इस पेन जो डिसऑर्डर है इसको क्योर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है sciatica। सो sciatica refers to the pain that radiate along the path of the sciatic nerve। sciatic nerve जो है वो लेटरल साइड ऑफ लेग पे प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड ऑफ लेग। सो ये लंबर वर्टिब्रा से के बाद से जो वर्टिब्रास आते हैं लंबर और सैक्रल, वहाँ से ये राइज हो सकती हैं और इधर की जो sciatic नर्व्स होती हैं वो एक्चुअली कंप्रेस हो जाती हैं जिनकी वजह से पेन सेंसेशन कॉज होती है जिसको sciatica कहा जाता है। सो इसका रीजन भी स्लिप डिस्क हो सकते हैं जिसकी वजह से sciatic नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाए। अच्छा, पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है जिसमें स्पेशली बटेक्स के रीजन के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और फ्लैटेंड हो जाते हैं जिसकी वजह से जो sciatic नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। ट्यूमर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसे कॉज कर सकता है क्योंकि हमने कंप्रेशन ऑफ द नर्व बताना है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, देन डायबिटीज, क्योंकि शुगर का लेवल जितना ज्यादा होता है उससे हमारी बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ओबेसिटी है एंड कॉमन जो हमने फीमेल में इसका रीजन होता है दैट कैन बी द प्रेगनेंसी, क्योंकि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से वेट जब पड़ता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर या वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर तो उसकी वजह से नर्व्स जो हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं। देन जो सिम्टम्स हैं, सो सडन सिवियर पेन इन द लेग, नमनेस है, वीकनेस ऑफ द मसल्स है एंड टिंगलिंग इन द लेग्स। तो टिंगलिंग कहते हैं जैसे सुइयां चुभती हैं, ठीक है, उस तरह से जो सेंसेशन होती है उसको टिंगलिंग कहा जाता है। देन हमारे पास टाइप आती है, सो एक्यूट sciatica which stays for up to 4 to 8 weeks। क्रोनिक sciatica अगर उसकी सेंसेशन ज्यादा हो रही है यानी मोर देन 8 वीक्स चल रही है, कुछ लोगों में सालों तक रहता है, तो इसको आप क्रोनिक sciatica कहेंगे। अल्टरनेटिंग sciatica बहुत रेयर होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि अल्टरनेट का ये मतलब होता है कि कभी एक लेग में कभी दूसरे लेग में, ठीक है, और ये यूजुअली तब होता है कि जब कॉक्सियल बोन्स के जो एरिया होते हैं वो इफेक्ट हो या डैमेज हो चुके हों, ठीक है। देन बायलेटरल sciatica है, सो इसमें तो अल्टरनेटिंग में ये है कि कभी एक लेग में होगा कभी दूसरे में, अल्टरनेट हो रहा होता है। बायलेटरल sciatica यानी बोथ लेग्स की जो sciatic नर्व्स हैं अगर वो कंप्रेस हो चुकी हैं तो उसको बायलेटरल sciatica बोलेंगे। देन बेटा इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो पैराडोल फोर्ट है जो कि कॉमनली WHO की तरफ से रिकमेंडेड होती है कि वो कोई भी पेन किलर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी डिप्रेसेंट इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि सेंसेशन ऑफ पेन इन ब्रेन जो है वो डिक्रीज हो, एज इट इज अ नर्व पेन, सो पेन जो ब्रेन में है उसकी सेंसेशन कम हो ताकि वो फील ना हो। और फिर फिजियोथेरेपी है, उसको किया जा सकता है sciatica को क्योर करने के लिए। देन थर्ड डिजीज है हमारे पास आर्थराइटिस। आपने फर्स्ट ईयर में भी आर्थराइटिस को पढ़ा था। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट
और जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है आपको पता है कि वहाँ पे 3 तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं, ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ठीक है। उन तीनों के रोल्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सो वो इन्फ्लेमेशन तब क्रिएट होती है कहीं पे भी, या इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है किसी जॉइंट के अंदर तो उसका रीजन एक इन्फेक्शन हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है जो कि वहाँ इन्फ्लेमेशन या वो कोई ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जिसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स वहाँ पे आते हैं और आके यहाँ पे ये डिजीज काज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा इसके जो रीजंस हैं वो भी इंजरी, क्योंकि हम एक्सीडेंटल, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक्सीडेंटल हैं, सो इंजरी हो सकती है। इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस के रिजल्ट में हमेशा आप याद रखिएगा कि ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि आर्थराइटिस को कॉज करते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हमेशा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और टॉक्सिन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को जिनमें हिस्टामिन है, इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन है और सेरोटोनिन है, ठीक है। सो दीज आर द केमिकल्स who are the inflammatory particles which are produced to cause the inflammation, and inflammation is actually a protective response of our बॉडी, ठीक है, या डिफेंस सिस्टम, कि इसमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल प्रेजेंट है। देन एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म का ये मतलब है कि सपोज प्यूरिन्स की बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेडेशन हो रही है और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में यूरिक एसिड बन रहा है। सो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म अगर हो रही है तो इट कैन लीड टू द hyperuricemia, and hyperuricemia can cause the arthritis, and type of arthritis that is called gout. Then dysfunctioning of immune system, देखिए हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीजेस कॉज होती हैं बॉडी में और जिनको आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं बॉडी के लिए और वो सेल डिजेनरेशन रिलीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं, उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि हमारी बॉडी एबनॉर्मल एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करे और जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दें और अपनी ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दें, तो फिर उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है, ठीक है। सो डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम मीन ऑटो इम्यून भी हो सकता है, यानी अपने ही बॉडी के सेल्स जो होते हैं या अपनी ही एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अपने ही सेल्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देती हैं एज अ फॉरेन पार्टिकल्स और उसकी डिग्रेडेशन करती हैं, ठीक है। वाइल एज जो है वो हमारे पास आर्थराइटिस का कॉज हो सकती है। यूजुअली फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं आर्थराइटिस की तरफ। इसका एक रीज़न तो ये भी है कि जैसे ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है तो एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़्यादातर जाके बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और फिर वहाँ पे इफेक्ट काज करता है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन एस्ट्रोडायोल होता है एक्चुअली और वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में हेल्प करता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, ओवरी में उसका रोल खत्म हो जाता है, तो वो बोन्स के ऊपर एक्ट करके बोन्स को डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए फीमेल्स में और स्पेशली ओवर एज यानी 65 से ऊपर की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। देन बेटा इसके जो सिम्टम्स हैं वो पेन विद एक्टिविटी, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ज़ाहिर अगर एक जॉइंट जो है वो सिरे से ख़त्म हो चुका है तो उसका मोशन जो है वो कम हो जाएगा, जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट स्वेलिंग, नी टेंडरनेस, इसके अलावा फटीग है, फीवर है एंड रेडनेस ऑफ द एरिया है, ठीक है। और जो उसके गेट का इन्फ्लेमेटरी एरिया होता है वो अपने इन्फ्लेमेशन के 3 साइंस पड़े हुए हैं कि रेड होता है, वार्म होता है और स्वेल होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और भी सिम्टम है जो आपके पास बुक में गिवन है मॉर्निंग स्टिफनेस के लिहाज से, ठीक है। सो मॉर्निंग स्टिफनेस में जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है यूजुअली अगर वो सुबह उठते हैं या सो के उठते हैं तो उनकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी जब तक कि उनके जॉइंट्स थोड़ा बहुत मूव नहीं करें तो तब तक उनको वो पेन ज़्यादा फील होता है, ठीक। सो इसकी ये 3 टाइप्स हैं, ऑस्टियो, रूमेटॉइड एंड गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि जेनेटिक होता है, बाय बर्थ ट्रांसफर होता है और दिस इज द वियर एंड टियर डैमेज टू द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट, यानी डीजेनरेटिव है, पूरे जॉइंट को डैमेज कर सकता है।
देन रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है, और जब साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो इवेंचुअली जो है उसका कार्टिलेज यानी उसके अंदर जो हाइलेन या फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है वो एंड अलॉन्ग विद बोन जो है वो डैमेज हो जाएगी। गाउट हाइपरयूरिसेमिया से काज होता है, यानी जब एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स होते हैं स्पेशली एडेनिन एंड गुआनिन, तो उनके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है, और अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा है तो हाइपरयूरिसेमिया काज हो सकता है, जो कि एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में होता है और उससे गाउट काज होता है, और गाउट जो है ये भी ज्यादातर कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है। देन बेटा हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, सो पेन किलर ट्रेमाडोल है, ये दी जाती है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे एनसेड होता है, आइबुप्रोफेन, ये दिया जाता है, या जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड समटाइम दिए जाते हैं, या फिर फिजियोथेरेपी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन और एक्यूपंक्चर्स वगैरह की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके इसको रिलीव किया जा सकता है, ठीक है। देन फाइनल हमारे पास लास्ट जो स्केलेटल डिसऑर्डर है दैट इज द डिस्क क्लिप, और डिस्क क्लिप के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, डिस्क हेरिनिएशन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली डिस्क पूरी बाहर निकल के नहीं चली जाती है, ठीक है, इट इज द रप्चरिंग और स्प्लिटिंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक। सो बेटा अगर आपके पास एक ये वर्टिब्रा है और एक ये वर्टिब्रा और उनके दरमियान में ये डिस्क है, ठीक, सो ये डिस्क स्लिप नहीं हो जाएगी, यानी यहाँ से निकल के बाहर नहीं चली जाएगी, बल्कि ये डिस्क या तो रप्चर हो जाएगी या स्प्लिट हो जाएगी, जिसको हम हेरिनिएशन या डिस्क स्लिप बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप डिस्क को देखें तो डिस्क जो होती है वो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस, जो हार्ड फिब्रस कार्टिलेज और उसके साथ हाइलेन कार्टिलेज एंड प्लस जो है वो कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, और जो इनर पोर्शन होता है साफ जेली लाइक उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है इसके अंदर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्योंकि लुब्रिकेशन का काम भी करते हैं, और लुब्रिसिन जैसे आपने उसमें पढ़ा था तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसको लुब्रिकेट करने के लिए होते हैं और न्यूट्रिटिव भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस दो वर्टिब्रास के दरमियान फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करते हैं। अच्छा बेटा अब देखें कि जब हमारे पास जो हेरिनिएशन होती है उसके रीजंस आएंगे, तो उसमें एज हो सकता है, सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट यानी एकदम से झुके या एकदम से आप ऊपर हो जाए तो उसके रिजल्ट में डिस्क स्लिप हो सकती है, लिफ्टिंग ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स या एक्सेसिव स्ट्रेन फोर्सेस जो कि आपकी डेली एक्टिविटी के साथ चल रही होती हैं, तो उतना ही वेट जो है वो उठाना चाहिए जितना कि आप उठा सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं उठाना चाहिए। देन ऑर्गेनिज्म अगर ओबेस है या ओवरवेट है तो उसके अंदर भी ये डिजीज काज हो सकती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स आपको पेन एंड नमनेस, नमनेस किसी भी जगह के सुन होने को कहते हैं, ठीक है। मसल्स वीकनेस, उस एरिया के अराउंड जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाते हैं। टिंगलिंग, एचिंग एंड बर्निंग, एचिंग खारिश आने को कहते हैं, या बर्निंग सेंसेशंस या आपको उस इफेक्टेड एरिया में मिलेंगे जहां पे वो डिस्क स्लिप हुई है, ठीक है। सो बेटा इसकी हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं, डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन एंड सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। सो प्रोट्रूजन में क्या होता है कि अब देखिए ना तो डिस्क जो है वो डैमेज हुई है ना कहीं से रप्चर हुई है, ठीक है, बल्कि इसमें क्या होता है कि डिस्क एंड लिगामेंट्स रिमेन द इंटैक्ट, यानी डिस्क टूट नहीं रही है बट फॉर्म द आउट पाउचिंग, ठीक है, लेकिन उसने एक आउट पाउचिंग बना दी है। अब अगर ये आउट पाउचिंग बनी है तो इसकी तो सराउंडिंग से आपके पास नर्व्स पास हो रही हैं, तो इसके रिजल्ट में नर्व्स कंप्रेस होंगी और वो पेन काज करेगा, जो आपके पास शियाटिका भी हो सकता है और स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है, ठीक है। देन सेकंड है डिस्क एक्सट्रूजन, अब एक्सट्रूजन है यानी उसमें से चीज ब्रेक हो रही है, ठीक है। सो द इनर पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस पल्पोसिस, दिस squeezes through or weakness or tear in the annulus। अब ये क्यों, क्योंकि या तो इसका जो एनुलस है यानी बाहर वाला पोर्शन है या ये वीकन हो जाएगा या ये टियर यानी टूट जाएगा और इसमें से जो इनर पार्ट है वो स्क्वीज हो जाए, बाहर आना शुरू हो जाए, तो उसको बोलेंगे डिस्क एक्सट्रूजन। फाइनली डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन है कि इसमें ना सिर्फ डिस्क जो है वो उसका इनर पार्ट आउटर पार्ट के स्प्लिट होने से
इनर पार्ट स्क्वीज हो रहा है, बल्कि वो इसमें से सेपरेटली बाहर भी आ रहा है, यानी इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, तो इसको डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन कहेंगे एंड दिस इज वेरी डेंजरस एज वेल। ठीक है, सो इसके ट्रीटमेंट से बेटा पेन किलर यूजली नार्कोटिक्स दिए जाते हैं ताकि पेन का सेंसेशन कम हो। सर्जरी की जाती है जिसको माइक्रो डिस्कॉटमी कहते हैं, जिसमें कंप्लीट वर्टिब्रल डिस्क को रिमूव करके न्यू वर्टिब्रल डिस्क डाली जाती है एंड नर्व पेन मेडिकेशंस दी जाती हैं जैसे कि ड्यूलोजेटाइन है। इसकी वजह से जो कंप्रेस नर्व्स हैं उनके इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन।